दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों हर चुनाव में पूरा देश यूपी को देखता है? और क्यों यहां की राजनीति भारत की दिशा तय करती है? आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति, इसके मुख्यमंत्री और इसका भविष्य। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौधरी और हम उत्तर प्रदेश को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर यह हमारा चौथा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? जवाब है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें। अब सवाल है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो जवाब है उत्तर प्रदेश, 31 सीटें। अब सवाल है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? जवाब है उत्तर प्रदेश, 403 सीटें। यही वजह है कि यूपी की राजनीति सीधे सीधे केंद्र की सरकार को प्रभावित करती है। अगर कोई पार्टी यूपी जीत जाती है तो दिल्ली की सत्ता उसके बहुत करीब आ जाती है। यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत की राजनीति का दिल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए वहां रहे मुख्यमंत्रियों की चर्चा भी बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत। ये कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 1950 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश पर राज किया। कहा जाता है कि इन्होंने स्वतंत्र भारत में प्रशासन को मजबूत किया। और फिर आए डॉक्टर संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त, सुचेता कृपलानी और फिर से चंद्रभानु गुप्त, और फिर 1967 में इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। ये सभी भी कांग्रेस पार्टी से थे, यानी कि उत्तर प्रदेश पर 1950 से लेकर 67 तक कांग्रेस का ही राज रहा। लेकिन समय के साथ यहां की राजनीति भी बदली और फिर 3 अप्रैल 1967 में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। ये भारतीय क्रांति दल से थे और बाद में इसका जनता दल में विलय कर दिया गया। इसके बाद की राजनीति आप सब जानते हैं। बहरहाल चौधरी चरण सिंह को किसानों की राजनीति को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि हरित क्रांति के लिए इस दौरान कई प्रयास किए गए। हालांकि चौधरी साहब सिर्फ 225 दिन तक ही मुख्यमंत्री रह पाए। इनके बाद 17 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा और फिर 26 फरवरी 1969 में चंद्रभानु गुप्त मुख्यमंत्री चुने गए। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 17 फरवरी 1970 तक रहा। 18 फरवरी 1970 को फिर से चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इस बार इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1970 तक चला और फिर 18 अक्टूबर 1970 को कांग्रेस पार्टी के त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 168 दिन का था। इनके बाद कांग्रेस पार्टी के ही कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के ही हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक मुख्यमंत्री रहे। रीता बहुगुणा जोशी इन्हीं की बेटी हैं। 52 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा और फिर कांग्रेस के ही कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 1977 तक रहा और फिर 54 दिन का फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। और फिर जनता पार्टी के राम नरेश यादव 23 जून 1977 को मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 1979 तक रहा। फिर जनता पार्टी के बनारसी दास 28 फरवरी 1979 को ही मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 17 फरवरी 1980 तक रहा और फिर 113 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। ये देख रहे हो आप, उत्तर प्रदेश ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन सहा है। और हां, ये भी याद रखना कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार रही। इनके बाद 9 जून 1980 को कांग्रेस के ही विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 19 जुलाई 1982 तक चला। इनके बाद कांग्रेस के ही श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह और इनके बाद फिर से नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री चुने गए। और यहां 5 दिसंबर 1989 को नारायण दत्त तिवारी के साथ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कार्यकाल
लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। इनके बाद जनता पार्टी के मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 में मुख्यमंत्री चुने गए। जी हां, वही समाजवादी पार्टी वाले मुलायम सिंह यादव। जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी तक के सफर पर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल इनका कार्यकाल 24 जून 1991 को पूरा हुआ और फिर 24 जून 1991 में भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। इस दिन बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1992 तक चला और फिर एक बार 363 दिन तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ा। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने काफी कुछ झेला। 3 जून 1995 में फिर से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन इस बार ये समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री चुने गए। हालांकि इस बार वो 1 साल 181 दिन ही राज कर पाए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है और 3 जून 1995 में मायावती मुख्यमंत्री चुनी गई, जिन्होंने दलितों के लिए खूब काम किए। यही वजह है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में बसपा पार्टी से जुड़े हुए दलित देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल 21 सितंबर 1997 तक रहा और फिर इनके बाद 21 सितंबर 1997 में बीजेपी के कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इनके बाद बीजेपी से ही राम प्रकाश गुप्त और फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 8 मार्च 2002 तक रहा। जी हां, वही राजनाथ सिंह जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। इनके बाद 3 मई 2002 को बसपा की मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई। इनका कार्यकाल इस बार 29 अगस्त 2003 को पूरा हुआ और फिर 29 अगस्त 2003 को सपा के मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल इस बार 13 मई 2007 तक चला। इनके बाद 13 मई 2007 को फिर से बसपा की मायावती चुनी गई। इनका कार्यकाल इस बार 15 मार्च 2012 तक रहा और फिर 2012 में ही अखिलेश यादव की एंट्री होती है। सपा के अखिलेश यादव ने 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। इनका कार्यकाल 19 मार्च 2017 को पूरा हुआ। इन्हें युवा और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 19 मार्च 2017 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, जो अब तक जारी है। अब मार्च 2027 में फिर से चुनाव है। योगी आदित्यनाथ को लॉ एंड ऑर्डर को फोकस करने पर, एक्सप्रेसवेज पे काम करने पर, अयोध्या डेवलपमेंट, एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है। हर मुख्यमंत्री ने यूपी को अपनी सोच के हिसाब से कुछ न कुछ दिया जरूर। अब सवाल यह है कि यूपी की राजनीति बाकी राज्यों से अलग क्यों है। इसका पहला रीजन है कास्ट फैक्टर। यहां वोटिंग में जाति का बड़ा रोल है। दूसरा, रिलीजन फैक्टर, धर्म भी राजनीति को प्रभावित करता है। तीसरा, रीजनल डिवाइड, पश्चिम, पूर्व और बुंदेलखंड सबकी जरूरतें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हैं। यूपी की राजनीति सिर्फ विकास पर नहीं, पहचान और समाज पर भी चलती है। अब उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और तो और धार्मिक पर्यटन के मामले में भी उत्तर प्रदेश में तेजी से इजाफा देखने को मिलता है। अयोध्या और वाराणसी जैसे शहर पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी और इंडस्ट्रीज की जरूरत है। अगर ऐसा संभव होता है तो यूपी का यूथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यूपी का भविष्य आज के फैसलों पर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का भविष्य है। अगर यूपी आगे बढ़ता है तो भारत भी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, यूपी की राजनीति सही दिशा में जा रही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।